हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का सेकेंड बुक, जिसमें हम देखेंगे समाकलन को। किसको स्टार्ट करेंगे? समाकलन को। समाकलन यानी इंटीग्रल। जैसा कि आप जानते हो, आप इसके पहले वाले चैप्टर में अवकलन पढ़ के आए हो। वहां पर आपने क्या देखा था कि माना अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है और आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स करते थे, तो आपको कोई एक नया फंक्शन मिलता था। जैसे जब आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आपको क्या मिला था? कास एक्स ना। इसका मतलब साइन का डिफरेंशिएशन किए थे, आपको कास मिला था, यानी साइन एक अलग फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन की एक नया फंक्शन मिला। इसका मतलब अगर आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको एक नया फंक्शन मिलता है, उस फंक्शन को हम लिख देते हैं कैपिटल एफ एक्स ना। तो अगर आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल एफ एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपका एफ एक्स है, ये इसको क्या बोलेंगे? इस एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे? अवकलज। क्या कहते हैं? अवकलज ना। और ये अवकलज निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, इस तरीके को हम लोग क्या बोलते थे? अवकलन। क्या बोलते थे? अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। तो किसी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको जो मिलता है उसको कहते हैं अवकलज। और वो अवकलज निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, उस तरीके को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अवकलन। ठीक है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा या आपको सोचना चाहिए कि क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे आप अवकलज से फंक्शन पा जाए? फंक्शन से अवकलज पाने का जो तरीका है उसको आप अवकलन बोलते हो। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अवकलज से फंक्शन को पा जाओ? तो यस, ऐसा तरीका है। और ऐसे तरीके को, अर्थात अवकलज से फंक्शन को प्राप्त करने का जो तरीका होता है, उसको हम लोग कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन, या इसका दूसरा नाम है प्रति अवकलज। अवकलज का उल्टा, विलोम, प्रति अवकलज। समझ में आ रहा है बात आपको ना? तो फंक्शन से अवकलज प्राप्त करने के तरीका को हम अवकलन बोलते हैं, और अवकलज से फंक्शन को प्राप्त करने के तरीका को हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो आइए हम सब कुछ फंक्शन को लेते हैं और उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन और उसके इंटीग्रेशन पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है साइन एक्स। आपके पास क्या है? एक फंक्शन कौन सा है? साइन एक्स। तो जब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे आपको कितना मिलता है? कॉस एक्स ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्या मिलता है? कॉस एक्स। तो इसका मतलब आप ये बोलोगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिलेगा? साइन एक्स। या एक काम करो, इसको आप लिखोगे कैसे? साइन एक्स का किसके सापेक्ष? क्योंकि अपान डी एक्स है, इसका मतलब यक्स के सापेक्ष। तो साइन एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलज क्या है? कॉस एक्स। सही बात। साइन एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलज क्या है? कॉस एक्स। तो आप बोले क्या कि कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष प्रति अवकलज क्या होगा? साइन एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स का, क्योंकि साइन का अवकलज ये है, तो कॉस एक्स का प्रति अवकलज ये होगा। तो कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष प्रति अवकलज क्या हो जाएगा? अवकलज साइन एक्स। इसको लिखेंगे कैसे? सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखते हैं कॉस एक्स का क्या? प्रति अवकलज यानी इंटीग्रेशन। किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष, यानी आगे हम लिखेंगे डीएक्स। यहां पर अपान में डीएक्स करके लिखते थे, लेकिन समाकलन में उसके आगे ही हम डीएक्स करके लिखेंगे। और ये किसके क्या है? साइन एक्स। समझ में आ रहा है बात? कॉस एक्स का यक्स के सापेक्ष जो इंटीग्रेशन है, प्रति अवकलज है, वो आपका कितना है? साइन एक्स है। क्या केवल साइन एक्स का ही डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है? अगर आप ध्यान दो, साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करो,
साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होगा, और 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0। इसका मतलब साइन एक्स प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन cos x होता है। इतना ही नहीं, साइन एक्स प्लस 3 का भी डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x। साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा? साइन 3x प्लस 4 का भी डिफरेंशिएशन cos x से ही होगा। इसका मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस 3 करोगे प्लस 4 करोगे, आप कोई भी कांस्टेंट जोड़ोगे फिर भी उसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? cos x रहेगा। तो क्या हम इन जनरल वे सामान्य रूप से बोल सकते हैं कि साइन x प्लस सी, जहां सी क्या है? सी को क्या बोलेंगे? स्वेच्छ अचर। क्या बोलेंगे? ये एक अचर है, लेकिन कैसा अचर है? स्वेच्छ अचर। इसको आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर आप इसे ले सकते हो, क्योंकि रहेगा वो कांस्टेंट, और उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन केवल cos x हो जाएगा, और सी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, अर्थात इसका अवकलज ये है, तो इसका प्रति अवकलज ये होगा, इसका प्रति अवकलज ये होगा। यानी इस बात को आप क्या लिखोगे कि cos x का किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन, अगर x के सापेक्ष की हो तो इंटीग्रेशन भी आपको x के सापेक्ष ही बोलना पड़ेगा। तो cos x का x के सापेक्ष क्या? अवकलज की प्रति अवकलज? प्रति अवकलज, क्योंकि साइन x प्लस सी का अवकलज है, तो इसका प्रति अवकलज। तो सापेक्ष प्रति अवकलज कितना होगा? प्रति अवकलज कितना होगा? साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। और इसको लिखोगे कैसे? किसका अवकलज? cos x का। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, यानी dx। ये किसके बराबर आएगा? साइन एक्स प्लस सी। तो वास्तव में आप साइन का डिफरेंशिएशन cos होता था, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अपने मन से एक कांस्टेंट c को ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक बात? तो ये हुआ आपका अवकलज, और अवकलज का उल्टा प्रति अवकलज यानी समाकलन। तो इसका मतलब यहां तक आपको ये बात ये समझ में आया कि यदि आपको किसी एक फंक्शन का अवकलज मालूम है तो उस फंक्शन का आप प्रति अवकलज बता सकते हो उल्टा करके। इसका मतलब जो प्रति अवकलज होता है वो अवकलज का उल्टा प्रोसेस है, अर्थात इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो उसका उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका दो तरीके का होता है, अर्थात समाकलन आपका कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन में क्या होगा कि आपको एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, और जब निश्चित समाकलन आएगा तो वहां पर आपको लिमिट लेके चलना पड़ेगा। तो जब हम निश्चित समाकलन तक पहुंचेंगे, वहां तक प्रश्नावली तक, तब वहां पर हम उसका बात करेंगे। तो अभी आइए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे अब आप कुछ फार्मूला जानते हो ना, डिफरेंशिएशन का आप बहुत सारा फार्मूला जानते हो। अब उन्हीं फार्मूला को आप आओ कंटिन्यू करो। कैसे? जैसे आप कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ के आए हो, स्टैंडर्ड फार्मूला, हम इस साइड डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, और इधर उसका उल्टा करके इंटीग्रेशन का हम फार्मूला लिखेंगे ना। तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड फार्मूला मतलब मानक समीकरण। जैसे आप जो sin x का डिफरेंशिएशन जानते हो तो हम देखेंगे sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है। ऐसे cos x का tan x का जो डिफरेंशिएशन जानते हो हम देखेंगे इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फंक्शन होते हैं उन सभी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो आप बताओ, आपको ये पता है sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? लेकिन अब आज देखें कि केवल sin x का डिफरेंशिएशन cos x नहीं होगा, sin x प्लस सी, कोई कांस्टेंट जोड़ोगे तो उसका भी डिफरेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब sin x प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x। वैसे फिर आप ये देखते होते कि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस sin x होता था, तो cos x प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन माइनस sin x ही होगा। फिर tan x का डिफरेंशिएशन, तो केवल tan x बोले कि tan x प्लस सी कर दे,
tan x प्लस सी, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, sec स्क्वायर x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। फिर d बाई डी एक्स ऑफ cot x प्लस सी, cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, माइनस cosec स्क्वायर x, और c का डिफरेंशिएशन 0। d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस सी, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, sec x इंटू tan x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। d बाई डी एक्स ऑफ cosec x प्लस सी, cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, माइनस cosec x इंटू cot x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो अगर इन सभी का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये वाला होगा। तो आप लिखोगे कैसे, दिस इंप्लाइज दैट, आप सीधा फार्मूला बना सकते थे कि cos x का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, cos x का, किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष कितना होगा, sin x प्लस, ठीक है। cos x प्लस सी का अगर डिफरेंशिएशन इतना होता था तो इसका इंटीग्रेशन इतना होगा, इसका मतलब माइनस साइन x dx, ये कितना हो जाएगा, cos x प्लस सी। लेकिन आप देख कैसा रहे हो, स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला मतलब साइन x का, cos x का, इन सब का। तो यहाँ पर तो माइनस साइन x का है, तो इस माइनस को हटा दें। तो माइनस का हटाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस का दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर ही माइनस का गुणा कर दो, इधर ही माइनस का गुणा कर दो। जब इधर माइनस का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, केवल साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स dx, और इधर माइनस का गुणा करोगे तो माइनस cos x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या माइनस cos x और माइनस सी क्या था आपका, एक कांस्टेंट था। कांस्टेंट में किसी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे अगर 2 कांस्टेंट है तो -2 भी एक कांस्टेंट है, अगर 4 कांस्टेंट है तो -4 भी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर c कांस्टेंट था तो -c भी एक नया कांस्टेंट आएगा। तो क्या उसको हम ऐसा करके +c करके लिख दें। तो अब जब इधर का साइड माइनस आएगा तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटा देंगे, बस इन सबके सामने माइनस लिख देंगे, जिसके सामने माइनस हो गए। जैसे यहाँ का माइनस हटाएंगे तो यहाँ माइनस लिख देंगे, इधर का माइनस हटाएंगे तो इधर माइनस लिख देंगे। इसमें माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सी में माइनस का गुणा करोगे तो कांस्टेंट माइनस गुणा करोगे, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। उस नए कांस्टेंट की जगह हम लिख देंगे प्लस। तो अब डायरेक्ट हम केवल फार्मूला लिख देते हैं इसका। तो माइनस यहां से हटाएंगे तो साइन एक्स dx ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस cos x प्लस सी। यहां से बताओ इंटीग्रेशन, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ही होगा। इसका मतलब sec स्क्वायर x dx ये किसके बराबर हो जाएगा, tan x प्लस सी। यहां से बताओ माइनस हटा के इधर लगा दे इंटीग्रेशन। तो जब माइनस हटाओगे तो केवल cosec स्क्वायर x होगा। अरे इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ही होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस cot x प्लस सी। और यहां से बताओ इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x ये बराबर हो जाएगा sec x प्लस सी। यहां से माइनस इधर लगा देंगे। तो जब माइनस इधर लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x ये dx ये किसके बराबर हो जाएगा, cosec x प्लस सी। और ये यहाँ पर अभी आप dx लगा लो क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो ना। जब तक वो नहीं लिखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसके सापेक्ष कर रहे हो। तो समझ में आ रहा है। तो ये फार्मूला आप वीडियो पास करके पहले लिखो, फिर उसके बाद हम आगे के फार्मूला पे चले। अब कुछ और फार्मूला आप जैसे एक्सपोनेंशियल फार्मूला, लॉगरिथमिक का फार्मूला। जैसे आपको पता था इन डिफरेंशिएशन में कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, ए का पावर एक्स लॉग ए, यही होता था। यहाँ पर कोई बेस नहीं है तो इसका मतलब हम मान के चलते थे बेस ई होता था। जब बेस ई होता था तो उसे लिखते नहीं थे। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो क्या इसका इंटीग्रेशन ही होगा। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ए का पावर एक्स लॉग ए, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन था तो यानी x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a का पावर x। अगर इसका डिफरेंशिएशन इतना है तो इतने का इंटीग्रेशन ये होगा। अच्छा क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फार्मूला देखना है। a के पावर x का डिफरेंशिएशन देखे तो a के पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए। यहाँ पर a का पावर x इंटू लॉग a का इंटीग्रेशन आया है। तो हम एक काम करते हैं, a क्या है, कांस्टेंट है,
तो ये log a भी एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और कांस्टेंट नंबर को आप ये गुणा उधर जाके भाग कर सकते हो, तो इसका मतलब a का पावर x dx ये बराबर हो जाएगा a का पावर x अपान log a। और आपको पता है आप अपने मन से क्या जोड़ते हो, एक कांस्टेंट c, क्योंकि अगर यहाँ पर आप प्लस सी ऐड करोगे तो वो भी डिफरेंशिएशन यही रहने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद आप देखते थे डी बाई डी एक्स आप ई का पावर एक्स, और केवल ई के पावर एक्स का नहीं, ई के पावर एक्स प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था ई के पावर एक्स, और सी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो अगर इतने का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यानी अगला फार्मूला आपको मिला इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, ये कितना हो रह जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी। ठीक है। अब आप log का डिफरेंशिएशन देखते थे कि log x का डिफरेंशिएशन, और कहीं कहीं आप ऐसे log mod x भी लिखते थे, तो log mod x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, और हम एक अपने मन से कांस्टेंट c जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x ना प्लस c। केवल आप mod x लिखो या केवल आप x लिखो, क्योंकि आप मान के चले हो x आपका पॉजिटिव नंबर है। तो अगर इतने का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर प्लस c नहीं ऐड करोगे क्योंकि c का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0। तो अगर इतने का डिफरेंशिएशन इतना होगा तो इतने का इंटीग्रेशन इतना होगा। इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि 1/x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा log mod x प्लस c। ठीक है। तो आपको ये तीनों फार्मूला भी उसी क्रम में याद रखना है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन पे ना, अर्थात बीजगणितीय फलन पे। बीजगणितीय फलन मतलब वहां पर आप देखो ना x पावर n का डिफरेंशिएशन, तो आज हम देखेंगे x पावर n का फिर इंटीग्रेशन। तो इसको मिटाते हैं, आप लिख चुके होंगे। अब बताओ x पावर n का डिफरेंशिएशन पहले बताओ। x पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता था, n x पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन यही पढ़े थे कि x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। आप इस ये तो n एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इधर गुणा इधर आके भाग हो सकता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो किसका इंटीग्रेशन है, x पावर n माइनस 1। जबकि हमको एक स्टैंडर्ड फार्मूला चाहिए। स्टैंडर्ड फार्मूला मतलब हमको x पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, हमको x पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए। तो क्या करें, ऐसा करो आप कि इधर x पावर n आए। इधर x पावर n कैसे आएगा, देखो यहाँ पर जितना पावर है उससे एक पावर कम हुआ, इसका मतलब यहाँ से एक ज्यादा पावर यहाँ होगा। अगर इधर एक पावर कम है इसका मतलब इधर एक पावर ज्यादा होगा। तो अगर आप एक पावर ज्यादा लो, अर्थात आपको अगर x पावर n चाहिए तो आप पहले से एक ज्यादा पावर अर्थात x पावर n प्लस 1 ले लो। तो अब बताओ d बाई डी एक्स आप x पावर n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा। डिफरेंशिएशन में क्या करते हो, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो जितना पावर रहेगा उससे कम हो जाएगा, तो n प्लस 1। तो प्लस 1 में जब माइनस 1 करोगे अर्थात n प्लस 1, इसमें आपको एक कम करना है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n, यानी d बाई डी एक्स आप, और केवल x पावर n का ही नहीं, अगर आप प्लस c ऐड कर दोगे तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो x पावर n का डिफरेंशिएशन कितना आया, n प्लस 1 x पावर n, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अगर इतने का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ही होगा, लेकिन फिलहाल आपको x पावर n का चाहिए। तो एक काम कर सकते हो आप, ये जो n प्लस 1 है ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो d बाई डी एक्स आप x पावर n प्लस c, यहाँ पर आप भाग दे दो n प्लस 1 का, ये कितना हो जाएगा x पावर n बचेगा। अच्छा इसको आप ऐसा भी तो कर सकते हो, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, अर्थात x पावर n अपान n प्लस 1 प्लस c अपान n प्लस 1, ये बराबर x पावर n। तो अब बताओ इसे ऐसे भी लिख सकते हो x पावर n अपान n प्लस 1। अब ध्यान से देखना, c एक कांस्टेंट था, c एक कांस्टेंट है और n भी एक नंबर है, वो भी कांस्टेंट है। तो किसी नंबर में 1 ऐड करोगे तो भी एक नंबर ही रहेगा। तो किसी का, और नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो किसी कांस्टेंट में कांस्टेंट का भाग दोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हम अगेन फिर से वही c लिख दें, वास्तव में क्या होगा, आप इस कांस्टेंट को आप c1 मान लो। तो यहाँ पर जो c1 में एक नए कांस्टेंट का भाग दोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, तो उस नए कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, c। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, x पावर n। तो अगर इतने का डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, यानी आप सिंपल लिखोगे क्या कि x पावर n का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कितना होगा
एक्स पावर एन अपान एन प्लस वन प्लस कितना, एक कांस्टेंट अपने मन से जोड़ते हो आप। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि पावर आगे आ जाता था और पावर एक कम हो जाता था, एक्स का पावर एक कम हो जाता था। तो इसमें क्या होगा, एक्स पावर एन वही रहेगा, सॉरी यहाँ पर एन प्लस वन है ना, हर जगह यहाँ पर क्या है एन प्लस वन है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये एन प्लस वन होगा। तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, अर्थात पावर एक बढ़ जाएगा और जो पावर बढ़ा रहेगा उसी का आपको क्या करना है, भाग करना। जैसे एग्जाम्पल में अगर इसको समझना हो, अगर आपको इंटीग्रेशन एक्स पावर 5 चाहिए, एक्स पावर 5 dx, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है आपको। जब देखो एक्स पावर एन टाइप का है, एक्स पावर एन टाइप का है, एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5, तो आपको क्या करना होगा, एक्स पावर एन प्लस वन यानी 5 प्लस वन अपान एन प्लस वन यानी 5 प्लस वन और प्लस सी, एक्स पावर 6 अपान 6 प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसे मिटाते हैं हम। अब उसके बाद और आप वहां पर देखे हो कि केवल x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, एक आप देखे हो ना कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आप अपने मन से यहाँ पर प्लस सी ऐड भी कर सकते हो क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अगर इतने का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ही हो जाएगा, यानी आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 1 dx ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस सी। आप इसको याद रखना, आप यहाँ से भी इस फार्मूले से भी आप इसे कर सकते थे, लेकिन सीधा 1 लिखो या केवल आप क्या लिख सकते थे, dx बराबर x प्लस सी, क्योंकि 1 में गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस फार्मूले का यूज करके आपको ये करना था तो आप कैसे करते, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 1 dx बराबर, क्या 1 को आप ऐसा x पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, अरे किसी भी नंबर का किसी भी चीज का पावर 0 करते तो 1 ही रहता है, इसका मतलब x पावर 0 करोगे तो 1 रहेगा, तो 1 की जगह आप x पावर 0 कर सकते हो। तो क्या अब ये x पावर n टाइप बन गया कि नहीं बन गया, और x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। तो क्या आप इसको अगर फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, x पावर n प्लस वन यानी 0 प्लस वन अपान n प्लस वन यानी 0 प्लस वन प्लस सी, तो x पावर 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 अपान 1 प्लस सी, और x पावर 1 को केवल आप x लिख सकते हो और एक का भाग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचा कितना प्लस सी, तो x प्लस सी वैसे भी आ सकता है। तो आप डायरेक्ट भी इसे याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन dx यानी इंटीग्रेशन 1 dx आपका x प्लस सी होगा, या आप फार्मूले से भी जा सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी बहुत सारा डिफरेंशिएशन देखे थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखने का मतलब, जैसे क्या आप वहां पर देखे हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, या पहले आप काट का देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। और आपको पता है कि आप अपने मन से एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा, 0 ना। तो बताओ कितना होता था साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, और प्लस सी का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बस ये माइनस में हो जाता था, अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना। और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स, सॉरी केवल ये माइनस हो जाता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होता था। तो अब अगर इन सब का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, अर्थात आप क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है,
अभी माइनस, अभी आपको बताते हैं इस साइड का माइनस आप इधर लगा सकते थे, क्योंकि इधर माइनस लगाओगे तो ये माइनस होगा, तो एक कांस्टेंट सी आपका क्या है, कांस्टेंट है। जब उसका निगेटिव लोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, तो उस नए कांस्टेंट को भी हम लिख देंगे सी। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको आप क्या लिख सकते थे, माइनस cos इनवर्स x प्लस सी ना। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन माइनस हम इधर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बराबर कितना, माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/x √x स्क्वायर -1, इसको आप कितना लिख सकते हो, sec इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन, अब ये माइनस आप इधर लगा सकते हो तो कितना हो जाएगा, 1/x √x स्क्वायर -1, सॉरी यहाँ पर आप dx भी लिख लेना, dx से कितना हो जाएगा, ये माइनस आप इधर लगा सकते हो तो माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी ना। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और से वही चीज का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको साइन में लिखना है तो साइन इनवर्स x होगा, और अगर cos इनवर्स के टर्म में लिखना है तो माइनस cos इनवर्स होगा, tan इनवर्स और वही चीज का माइनस cot इनवर्स, अगर काट में लिखोगे तो माइनस 1/x √x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन sec इनवर्स x होगा, और अगर आपको cosec में लिखना होगा तो उसी का इंटीग्रेशन cosec के टर्म में माइनस cosec इनवर्स x। ठीक है, तो ये रहा आपके इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले। इसके अलावा भी अभी आपको कुछ कुछ फार्मूला इंटीग्रेशन का बचे हैं, जिसको आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे 7.2 में आप कोई नया कुछ नया फार्मूला देखोगे, 7.3 में कुछ और देखोगे, तो और जो फार्मूले हैं उसको आप आगे देखते रहोगे। तो फार्मूला इतना खत्म हुआ, आप ये फार्मूला याद रखो। तो अब हम लोग काम करते हैं, थोड़ा इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ना। जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉपर्टीज थे, डिफरेंशिएशन में क्या प्रॉपर्टी, अगर दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस करके आ जाते थे तो आप क्या करते थे, ख्याल करो, जब आप डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी देखे थे तो वहां पर आपने ये देखा था, आप नहीं देखा था कि अगर d/dx आप दो फंक्शन आ जाए, मान लो कि एक फंक्शन आपका आ जाए f1x और एक दूसरा फंक्शन आपका आ जाए f2x, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते थे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते थे, फिर प्लस लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे, यानी d/dx आप f1x अलग करते थे प्लस फिर f2x का डिफरेंशिएशन आप अलग करते, यानी d/dx आप f2x आप अलग कर देते थे। तो सेम वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन आ जाए दो फंक्शन का, अभी आपने केवल एक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा, अगर दो फंक्शन आ जाए f1x प्लस f2x, दो फंक्शन आ जाए और इस दोनों फंक्शन और दो फंक्शन क्या है, प्लस के साथ, तो आप क्या करोगे, पहले इसका इंटीग्रेशन कर देना प्लस लगा के, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना, यानी f1x का पहले इंटीग्रेशन आप कर दो, फिर प्लस f2x का अलग से इंटीग्रेशन कर दो। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। इसका एग्जाम्पल मतलब आपको ये मत लिखना, क्योंकि आप ये डिफरेंशिएशन में लिख चुके हो, आप केवल यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन करके पहला प्रॉपर्टी आप इसको लिखना। इसका इस पे एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे यदि कभी आपसे पूछे कि साइन x प्लस cos x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गए और दोनों प्लस के साथ हैं, तो आप क्या करोगे, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेना, फिर प्लस लगा के इसका इंटीग्रेशन, यानी इसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। और अभी आप देखें, अभी पढ़ के निकले हो कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, माइनस cos x होता है, प्लस, अच्छा यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ोगे तो मान लो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, मान लो c1, ठीक है, प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना होता था, sin x, और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, मान लो इस कांस्टेंट को आप क्या बोल दो, c2। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस cos x प्लस साइन एक्स एक जगह लिख दो, और जो कांस्टेंट है यहाँ का कांस्टेंट c1 और यहाँ का कांस्टेंट c2, इसको एक जगह लिख दो। क्या दो कांस्टेंट को जब आप ऐड करोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर एक जो नया कांस्टेंट आ गया c, तो यहाँ पर हम c किसकी जगह लिखे हैं,
यहाँ c बराबर किसके है, c1 प्लस c2। तो अब हम बार बार ऐसे दो कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे और दोनों का कांस्टेंट जाके डायरेक्ट हम क्या कर देंगे प्लस c। बात समझ में आ रहा है ना। फिर तो ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर माइनस होता तो आप हर जगह क्या कर देते, माइनस लगा देते। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन में भी आप देखे थे, लेकिन उसे हम नहीं देखते हैं यहाँ पर, केवल इंटीग्रेशन का देखते हैं। मान लो कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, लेकिन केवल ये फंक्शन नहीं, फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट है के। बात समझ में आ रहा है, फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट आ गया के। तो अगर फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट रहेगा गुणा में और उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो जैसे आप डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी आप कांस्टेंट को बाहर ले लोगे, यानी इसको लिख दोगे कि आपका कांस्टेंट बाहर आ गया और केवल आप उस फंक्शन का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। बाकी आप कांस्टेंट से जोड़ते हो। जैसे एग्जाम्पल में कैसे, यहाँ पर आप लिख लेना कि आपको केवल एक कांस्टेंट जोड़ना है सी। जैसे अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन आ जाए 2x पावर 5 dx, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x पावर 5 dx, यानी 2x पावर 5 का x के सापेक्ष आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो क्या यहाँ पर आपका x पावर 5 एक फंक्शन है और इस फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट आया और ये कांस्टेंट इनटू में है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, अर्थात इसको आप लिख सकते हो 2 और केवल आप इंटीग्रेशन x पावर 5 dx करो। और आपको पता है आप 2 को वैसे लिखो और x पावर 5, क्या ये x पावर n का टाइप है, और x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी आप इसको लिख सकते हो x पावर n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 अपान n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1, और आप एक कांस्टेंट जोड़ोगे c, और इसको आप कैसे लिख सकते हो 2x पावर 6 अपान 6 प्लस c, और 2/3 6 यानी x पावर 6 अपान 3 प्लस c। ठीक है, तो अगर कभी किसी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट इनटू करके आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, उस कांस्टेंट को बाहर कर लोगे और जो फंक्शन बचेगा केवल उस फंक्शन का आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। समझ में आ रहा है बात ना। अब केवल अगर एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए, इसे मिटा दे, आप लिख चुके होगे ना। जैसे मान लो केवल एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने, डिफरेंशिएशन में आप जानते थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता था, केवल कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। लेकिन यहाँ पर अगर केवल कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने को आ जाए तो क्या आ जाएगा, मान लो कोई कांस्टेंट है, इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, ये कितना होगा, तो आप इसको कैसे करोगे। आपको पता है कि अभी आप एक मतलब कभी भी कोई कांस्टेंट आए उस कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हो, तो ये कांस्टेंट आप बाहर करो और केवल बचा कितना आपका dx। और अभी आप पीछे पढ़ के आए हो कि केवल इंटीग्रेशन dx, आप पढ़े थे ना कि 1 dx बोलो या इसी को केवल आप dx बोलो, ये कितना होता है x ना। तो अगर ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx फार्मूले से x और बाकी आप जोड़ोगे एक कांस्टेंट c। तो कभी भी अगर कोई एक कांस्टेंट आएगा तो उस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx प्लस c। जैसे एग्जांपल में देखो, यदि आपको आ गया इंटीग्रेशन 5 dx, कोई फंक्शन नहीं है अंदर, कोई फंक्शन नहीं, केवल कांस्टेंट का आपको x सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट को बाहर लिखो, बचा केवल आपका dx और 5 इंटीग्रेशन dx को आप क्या लिखोगे x और अपने मन से एक कांस्टेंट जोड़ोगे c। जहां ये c क्या है, स्वेच्छ अचर। इस c को क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर कहते हैं ना। स्वेच्छ अचर मतलब ये एक ऐसा अचर है, ये अपने इच्छा से कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ इंटीग्रेशन के फार्मूला और उनके प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं। आपका उदाहरण सबसे पहले देखते हैं, उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल फर्स्ट। कोई बुक दो। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 क्या कर रहा है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। आपको निरीक्षण विधि का उपयोग करके क्या करना है, फलनों का प्रति अवकलन। निरीक्षण मतलब जैसे आप चेक कर करके, निरीक्षण का मतलब ये होता है ना, जांच कर करके आपको फलन दिए हैं, जैसे 3 फलन है। पहला फलन इसमें क्या दिया है आपको, cos 2x, पहला फलन कितना दिया है cos 2x,
दूसरा आपको कितना दिया है 3x² प्लस 4x प्लस 3, और तीसरा आपको कितना दिया है 1/x। इन सभी फलनों का आपको क्या बताना है, प्रतिअवकलज यानी इंटीग्रेशन। आप चेक करके बताओ, चेक कैसे करोगे? आप सोचो कैसे चेक करोगे, ध्यान सुनना। आप सोचो कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें ताकि ये आ जाए। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन पूछा था, बता सकते हो यही आएगा, बताओ। इसका मतलब जैसे हम पहला देखते हैं, इसका सॉल्यूशन में हम फर्स्ट देखते हैं। आपको फंक्शन क्या दिया, cos 2x का इंटीग्रेशन चाहिए। तो पहले आप सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन लो कि उसका डिफरेंशिएशन करो कि cos 2x है। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे cos 2x आएगा तो cos 2x का इंटीग्रेशन तो यही हो जाएगा, क्योंकि प्रति अवकलज अवकलज का उल्टा ही तो होता है। तो किसका डिफरेंशिएशन करोगे, cos 2x आएगा। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करो sin 2x, sin x²? नहीं, sin x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आओ करके देख लो। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि sin x², तो sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x² हो जाएगा, और x² का चेन रूल से आप फिर से करोगे तो 2x, ये तो cos x² इंटू 2x आएगा। आपको cos 2x चाहिए, तो कौन सा फंक्शन लेना है, sin 2x ना। तो अगर आप sin 2x का डिफरेंशिएशन करोगे यानी d/dx आप sin 2x, तो इसके डिफरेंशिएशन में आपका कितना आता है, cos 2x। sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 2x। और आपको पता है कि जो x की जगह पर रहता है उसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करते हो चेन रूल में, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है। तो इसका मतलब अगर sin 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos 2x इंटू 2 आएगा। लेकिन आपको तो केवल cos 2x चाहिए, एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करो केवल cos 2x आए, तो हमको ये दो हटाना पड़ेगा। तो ये दो गुणा इधर आके आप भाग बोल सकते हो सकता है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज दैट d/dx आप sin 2x, और ये जो दुगुणा है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, ये कितना हो जाएगा, cos 2x। तो अगर इतने का डिफरेंशिएशन ये हुआ तो इसका इंटीग्रेशन अर्थात cos 2x का प्रतिअवकलज sin 2x प्लस 2। तो केवल sin 2x प्लस 2 का ही डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा। आप अभी बताए कि अगर कोई कांस्टेंट भी इसके साथ आ जाए तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और बच जाएगा आपका केवल cos 2x। यानी आप लिख सकते हो d/dx आप sin 2x अपान 2 प्लस c का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos 2x, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जी। तो अगर इतने का डिफरेंशिएशन ये हुआ, इतने का अवकलज ये हुआ, तो इसका प्रति अवकलज ये हुआ। तो आप लिख सकते हो क्या कि इंटीग्रेशन cos 2x किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, sin 2x अपान 2 प्लस c। यानी अर्थात क्या, cos 2x का प्रति अवकलज कितना होगा, प्रति अवकलज sin 2x अपान 2 प्लस c। ठीक है, तो क्या आप इन सब फंक्शन को भी ऐसे चेक कर सकते हो। ऐसा सोचो कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो ताकि ये आ जाएगा। तो आप इन सब को ट्राई करना। अब आज यही तक करते हैं, अब कल इसके आगे हम सब क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।